नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है डे नंबर 6 ऑफ सीडीपी सीरीज़। आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज है उन्हें कवर करेंगे। सारी थ्योरीज आपके लिए कवर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम के अंदर। और मैंने इससे पहले जो वीडियोज़ अपलोड करी हैं उनको देख लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि मैंने कम टाइम में आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर करवा दिया है। तो आज हम देखते हैं कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी और देखेंगे होवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। तो कोलबर्ग ने बात की है मोरल डेवलपमेंट की। यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? मोरल क्या होता है? हमारा नैतिकता, यानी हमारे अंदर क्या सेंस ऑफ जस्टिस है किसी भी चीज़ को लेकर। जो भी इंसान है किसी सेम चीज़ को गलत भी बता सकता है और सही भी बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछो कि आपने कोई चीज़ चुरा ली, तो बहुत सारे बच्चे ये मैक्सिमम बोलेंगे कि भाई गलत किया, उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। लेकिन कई बोलेंगे अगर वो गिल्टी है, उसे बुरा लग रहा है, वो अपनी गलती मानता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। तो एक ही सेम काम कई लोगों के लिए सही भी हो सकता है क्योंकि पर्सपेक्टिव सबका अलग होता है, और गलत भी हो सकता है। जैसे अगर कोई सच होता है, सबके लिए तो सच भी सेम नहीं होता। जैसे अगर कोई सेम चीज़ आपके साथ घटी है, आप उस चीज़ को अलग देखोगे, अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे, आपका नज़रिया बिल्कुल अलग रहेगा। लेकिन वो सेम चीज़ किसी और के साथ घटी है तो आपको उसको देखने का जो तरीका है वो डिफरेंट रहता है। इसे ही आप मोरल डेवलपमेंट कहते हैं कि आपके लिए कोई चीज़ राइट है या कोई चीज़ रॉन्ग है, उसको जो जस्टिस करती है आपकी सेंस, उसे कहते हैं इंडिविजुअल सेंस ऑफ जस्टिस। ये टर्म भी कोलबर्ग ने दी है और इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की बात की है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपने साइकोलॉजिकल आइडियाज़ जो प्याजे के थे उसे और भी ज़्यादा एक्सपेंड किया। और इनका मानना ये था कि जो मोरल डेवलपमेंट होती है ये भी इवॉल्व होती रहती है। जब आप छोटे थे तब आपकी मोरल डेवलपमेंट किसी और लेवल पे थी और अब किसी और लेवल पे है। इनका मानना ये है कि इसमें 6 स्टेप होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, 3 यहाँ पे स्टेजेस दिए हैं जिसके अंदर 6 स्टेप दे रखे हैं। ठीक है, 3 लेवल हैं इनके और 6 स्टेजेस हैं, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है लेवल नंबर 1 जो है हमारा प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का स्टेज। इसमें क्या होता है, 2 स्टेजेस आते हैं, एक है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो स्टेप नंबर 1 इसमें दिया गया है, स्टेज नंबर 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। जो भी बच्चा या जो भी ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग इस स्टेज के अंदर होता है उसे ये लगता है कि अगर सोसाइटी ने कोई रूल बनाए हैं तो उसे वो ओबे ही करने हैं हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में। अगर वो वैसा नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी, उसकी पिटाई हो सकती है। और सेम ही रिवॉर्ड की बात आती है कि अगर वो उनको ओबे करेगा तो उसे रिवॉर्ड भी दिए जा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि बच्चा डरता है पनिशमेंट से। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को उल्टा जवाब नहीं देता क्योंकि अगर वो उनको ऊपर चिल्लाएगा या उन्हें उल्टा जवाब देगा तो उसे उसे पिटाई मिलेगी। और अगर वो सही से करेक्टली एक्ट करेगा तो उसे रिवॉर्ड भी दिया जाएगा कि हाँ बेटा शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो। ये है, मतलब अच्छे से उसको तारीफ दी जाएगी, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार किया जाएगा। तो यही है कि जो बच्चा इस लेवल पे होता है उसे लगता है कि जो उसे बोला गया अगर उसने नहीं किया ना तो जो सामने वाली अथॉरिटी है वो उसकी पिटाई करेगी, उसे कुछ ना कुछ रूप में पनिशमेंट देगी ही देगी। इसके बाद स्टेज नंबर 2 में इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। जैसे बच्चा बड़ा होता है वो क्या करता है, तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा काम करूँगा। अगर मैं तुम्हारा काम कुछ कर रहा हूँ ना तो मुझे बदले में भी मेरा कोई काम चाहिए, मतलब मुझे क्या मिलेगा इसके बदले, क्यों करूँ मैं। तो ये जो बच्चा है इसके अंदर ये करता है, वो इंडिविजुअल अपनी नीड्स को भी देखता है और उसके बदले वो सौदा करता है, एक्सचेंज करता है कि अच्छा तो मुझसे ये करवा रहे हो तो मुझे क्या दोगे। जैसे इसमें क्या होता है, अ चाइल्ड हैज़ होमवर्क एंड मस्ट गो इन रिसेस टू फिनिश इट, हाउएवर द चाइल्ड चूजेस टू गो आउट टू रिसेस बिकॉज ही और शी वांट द इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ गोइंग रिसेस। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल हो गया। इसमें हम ये भी ले सकते हैं कि अगर बच्चे को पेरेंट्स ने कोई काम करने के लिए बोला है, जैसे मम्मी ने बोला है कि जाओ भाई वो खरीद के लेके आओ, कोई सामान बोला कि जाओ चलो दही है उसका पैकेट खरीद के लेके आओ, तो बच्चा बोलेगा अच्छा मम्मी मैं लेके तो आ जाऊँगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा। तो उसकी मम्मी बोलेगी ठीक है तुम बच्चे के पैसे से टॉफ़ी ले लेना। तो इसे क्या है, इंडिविजुअल है ना, एक्सचेंज कहते हैं। इसके बाद सेकंड जो लेवल है ये आ जाता है कन्वेंशनल मोरालिटी का। इसमें क्या होता है, 3rd स्टेज आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, गुड गर्ल एंड गुड बॉय की कन्फर्मिटी होती है कि बच्चा वही काम करता है जो सोसाइटी के लिए सही है, जिससे उसके बाकियों के साथ रिलेशनशिप ख़राब ना हो, सब उसके साथ अच्छे से रहे और वो भी सबके साथ अच्छे से रहे। इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अच्छा इसीलिए व्यवहार करता है क्योंकि उसे डर रहता है कि अगर वो उनके साथ अच्छे से बात नहीं करेगा, अच्छे से बिहेव नहीं करेगा तो सामने वाला उससे रिश्ता तोड़ लेगा और उसकी सोसाइटी के अंदर डिग्रेडेशन हो जाएगी। फिर आ जाता है स्टेज नंबर 4 जिसमें होता है सोशल ऑर्डर का मेंटेनेंस। इसमें बच्चा क्या करता है या जो भी ह्यूमन बीइंग स्टेज के अंदर आता है इसमें वो सोसाइटी को एक होल यानी कंप्लीट फॉर्म में देखता है। उसे लगता है कि जब सब मिलकर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट करेंगे तभी ये सोसाइटी चल सकती है। तो मेन इसमें यही है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे सोसाइटी का जो ऑर्डर है वो ख़राब हो या सोसाइटी के अंदर कोई भी ज़्यादा
बोले, उसके खिलाफ उंगलियां उठाए। इसके बाद आ जाता है लेवल 3 जो है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें आ जाता है हमारा स्टेज नंबर 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। इसमें बच्चे को अपने राइट पता चलने लगते हैं और उसे लगता है कि सोसाइटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हमें जो इंडिविजुअल राइट दिए गए हैं अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हम सोसाइटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं, तभी सोसाइटी ठीक से चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव की जो भावना पहले हुआ करती थी, अब इंडिविजुअल इसके अंदर समझता है कि वो गलत है, उसे सोसाइटी के लिए चेंज किया जा सकता है। तो इसमें वो अपने राइट के प्रति यहाँ पे हम कह सकते हैं जागरूक होता है और उसे लगने लगता है कि उसके जो आइडियाज़ हैं वो भी गलत नहीं है और सामने वाले के आइडियाज़ को भी सुनता है, बेशक वो उनको फॉलो ना करे, चाहे वो डिसएग्री क्यों ना करता हो। फिर आ जाता है लास्ट स्टेज, जिसमें होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इंसान इस स्टेज के अंदर आ जाता है उसमें एम्पैथी डेवलप हो जाती है। वो खुद को, जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी जगह पे रख कर चीज़ें समझना स्टार्ट करता है। उसे लगता है कि जो सत्य है, सच्चाई है, वैसा ही होना चाहिए, चाहे उसे किसी के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। तो ये वही महात्मा गांधी वाली स्टेज आती है जिसके अंदर वो दूसरों के राइट्स के लिए भी लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जो उनके अंदर का कॉन्शियंस है, उनके अंदर जो भी भाव हैं वही सत्य हैं और उन्हें लगता है कि जो सोसाइटी है उसे इंडिविजुअल का जो राइट है उसी के प्रति चलना चाहिए। तो चीज़ें वो यहाँ पे चेंज करने की फुल कोशिश करता है, चाहे कुछ हो जाए, कोई लॉ हो, कोई सोसाइटी बोले, वो जो उसको सही लगता है अपने मन के अनुसार ही वो चलता है, जो उसके लिए सही काम है वो वही करता है। तो ये हमारी कोलबर्ग की थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंट की। अब हम देखेंगे होवर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो होवर्ड गार्डनर जो है इन्होंने बात की थी इंटेलिजेंस के बारे में। पहले इंटेलिजेंस को सिर्फ पढ़ाई लिखाई से जोड़ा जाता था, लेकिन होवर्ड गार्डनर ने ये कहा कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक नहीं होती बल्कि बहुत सारी होती हैं, कोई एक फिक्स्ड ट्रेट नहीं है इंटेलिजेंस, बहुत अलग अलग प्रकार की यहाँ पे इंटेलिजेंस देखी जाती है। तो इन्होंने अपने अनुसार यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस का जिक्र किया है जिन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात करी है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। इसके अंदर इनका मानना ये था कि जिसके अंदर भी ये इंटेलिजेंस होती है लिंग्विस्टिक वर्बल की, तो वो भाषा की पकड़ उसकी बहुत अच्छी होती है, वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। जितने भी भाषा के अलग अलग यहाँ पे फैक्टर होते हैं, डोमेन एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी पकड़ होती है। वो बोल अच्छे से पाता है, सुनना उसको बहुत अच्छा लगता है, वो गुड लिसनर है, चीज़ों को बारीकी से समझता है। तो ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो आ जाती हैं लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस की। इसके अंदर हम पोएट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो भी कवि होता है वो बहुत ही बारीकी से यहाँ पे अपने शब्दों की रचना करता है और बहुत ही सुंदर इफेक्ट हमारी क्रिएट करता है अपनी कविताओं के माध्यम से। इसके बाद हमारी आती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसके अंदर जो भी बच्चा या जो भी इंसान इस इंटेलिजेंस जिसके पास होती है उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है एब्स्ट्रैक्शंस की। वो बहुत ही अच्छे से अपनी इमेजिनेशंस के जरिए कैलकुलेशन उसकी बहुत अच्छी होगी, रीजनिंग एबिलिटीज़ उसकी बहुत अच्छी होंगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ उसकी बहुत ही बढ़िया होंगी। तो इसके अंदर हम किसे ले सकते हैं, इसके अंदर जिसमें भी ऐसी कोई व्यक्ति है जैसे मैथमेटिशियन हो गया या कोई भी ऐसा है जैसे कोई कैलकुलेशन करता है, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, तो उसकी भी रीजनिंग की जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग की एबिलिटीज़ होती है वो बहुत ही अच्छी होती हैं। इसके बाद आता है विजुअल स्पेशल। ये क्या होता है, इस इंटेलिजेंस के अंदर जो भी व्यक्ति होता है उसके पास एक ऐसी क्षमता होती है कि वो छोटी सी स्पेस के अंदर भी बहुत अपनी जो रचनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, उनको प्रकट कर पाता है। जैसे कोई पेंटर है, कोई आर्टिस्ट है, तो वो छोटा सा कागज़ क्यों ना हो, चाहे वो एक स्कल्प्टर हो यानी मूर्तियाँ बनाने वाला मूर्तिकार हो या फिर जो घड़े बनाते हैं वो क्यों ना हो, तो वो छोटी सी जगह में एक ऐसी चीज़ के अंदर भी बहुत ही ब्यूटी क्रिएट कर देते हैं जो बाकियों से बिल्कुल हटके होती हैं। इसके बाद आता है म्यूज़िकल। अब जो भी इंसान म्यूज़िक की बहुत अच्छी पकड़ रखता है, उसकी रिदम की, उसके हर एक एक लय, उसके हर एक एक शब्द की, जिसको बहुत ही अच्छा ज्ञान है और उसे म्यूज़िक सुनना गाना बहुत अच्छा लगता है, तब उसे हम कहते हैं कि उसके अंदर है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। इसके बाद नेक्स्ट है किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन के बीच में एक कॉर्पोरल, एक ऐसा यहाँ पे समझौता करना कि हमारे बॉडी और हमारे दिमाग एक साथ कोऑर्डिनेशन से चल पाएँ, तब हम कहते हैं उसमें किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। जैसे कोई एथलीट है या कोई डांसर है, अगर कोई डांस भी करता है तो उसकी जो मूवमेंट होती है और उसका माइंड एक ही समय पे काम कर रहा होता है, तो इसे हम बोलते हैं कि उनके अंदर है किनेस्थेटिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद आती है इंट्रापर्सनल, जो स्वयं खुद के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता है, खुद को बहुत अच्छे से समझता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग खुद के बारे में ही बहुत ज़्यादा है, उसे हम कहते हैं कि उसके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। और फिर आता है इंटरपर्सनल, जो एक दूसरे से यानी बाकियों से अपने अलावा बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन रखता है, उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, दूसरों को बहुत अच्छे से समझा पाता है, बहुत ही अच्छे से वो उनके साथ बैलेंस करके काम कर पाता है, कोलैबोरेशन कर पाता है, कोलैबोरेट कर पाता है, हम कहते हैं उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। फिर लास्ट हमारी इन्होंने ये बाद में दी थी नेचुरलिस्टिक। इसमें वो बात करते हैं उन सारे व्यक्तियों की जिनके पास ये इंटेलिजेंस होती है,
जो नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, प्रकृति को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक एक चीज़ उन्हें प्रकृति की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोहित करती हैं। तो उसके अंदर हम बात करते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की। तो ये कुछ इंटेलिजेंस थी जिसके बारे में बात की थी होवर्ड गार्डनर ने, और ये उनकी जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन इसमें यही है कि इंटेलिजेंस को इन्होंने फिक्स स्टेट ना बताते हुए कहा है कि ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस से मिलकर बना हुआ है। हम सिर्फ एक फिक्स टर्म को नहीं कह सकते कि यही इंटेलिजेंस है। और ये जो हमने इंटेलिजेंस की बात की, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान में एक ही प्रकार की इंटेलिजेंस देखी जाए। एक इंसान के अंदर मोर देन वन या मोर देन टू इंटेलिजेंस भी देखी जा सकती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।